औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग में, दैट इज़ रिज्यूमे राइटिंग। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि कवर लेटर कैसे लिखा जाता है, यानी कि कवर लेटर राइटिंग के बारे में देखा था। तो आज हम उससे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और देखेंगे कि रिज्यूमे जो है वो क्या होता है और कितनी टाइप्स होती हैं उसकी और कैसे लिखा जाता है। तो ये हम इंशाल्लाह आज देखेंगे। तो लेट्स फॉर्मली मूव टुवर्ड्स आवर लेक्चर। ये है हमारी रिज्यूमे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। रिज्यूमे होता क्या है? रिज्यूमे इज समरी ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स. It highlights your skills and experience relevant to the field. It highlights your objective and accomplishments. Its purpose is to get you an interview call. A resume should reflect more than just work experience. It should consider your extracurricular and leadership qualities. तो इसमें 5 चीज़ें मेंशन की गई हैं कि एक तो रिज्यूमे से आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पता चलती है पढ़ने वाले को, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस पता चलता है फील्ड से रिलेटेड, उसके बाद आपकी अकॉम्प्लिशमेंट और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता चलता है। इंटरव्यू और इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद यही है कि आपको एक इंटरव्यू कॉल मिल सके, यानी कि रिज्यूमे जो भी आपका देखे तो रिज्यूमे के बेस पे उसको कुछ आइडिया हो जाए और उसको फिर पता चल जाए कि जो उसकी जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी के ज़रिए से पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। तो फिर आप एक इंटरव्यू कॉल उसको देनी चाहिए। तो इस तरीके से रिज्यूमे के बारे में यहाँ बताया गया है। अच्छा, देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिज्यूमेस जो कि हम यहाँ देखेंगे, विच आर ऑक्यूपेशनल रिज्यूमेस, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमेस, फंक्शनल रिज्यूमे, कॉम्बिनेशनल रिज्यूमेस, देन करिकुलम वाइटाइज जो कि हम आमतौर पे सीवीज कहते हैं जिसको, और उसके बाद ऑनलाइन रिज्यूमेस। ये हम सारी टाइप्स देखेंगे आज इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्यूपेशनल रेज्यूमेस। ऑक्यूपेशनल रेज्यूमेस क्या होते हैं और किस फील्ड में आमतौर पे ये यूज़ होते हैं। तो फील्ड के मुताबिक अगर हम देखें तो फील्ड्स यहाँ पे मेंशन है। एक बिजनेस एनालिस्ट का रिज्यूमे हो सकता है ऑक्यूपेशनल रेज्यूमे, इंश्योरेंस मैनेजर का रिज्यूमे, सेल्स एग्रीकल्चरल रेज्यूमे, बैंक मैनेजर रिज्यूमे और सेल्स रिटेल रेज्यूमे। आमतौर पे बैंकिंग और सेल्स वगैरह की जो या मार्केटिंग वगैरह की जो जॉब है उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनके जो रेज्यूमेज होते हैं वो ऑक्यूपेशनल रेज्यूमेज कहलाते हैं। फिर कम्युनिटी स्पेशलिस्ट रेज्यूमे, टैक्स अकाउंटेंट रेज्यूमे, जनरल लेबर रेज्यूमेज और एलिमेंट्री टीचर रेज्यूमेज। तो ये तकरीबन सारे रेज्यूमे जो हैं वो ऑक्यूपेशनल रेज्यूमेज के अंदर आते हैं। देन कम्स द क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे। क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे में अगर आप देखें तो क्रोनोलॉजी का मतलब, जैसे आपको पता है कि क्रोनोलॉजी का मतलब होता है एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करना, तो वो स्पेसिफिक ऑर्डर यहाँ पे फॉलो होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और जैसे कि आपको पता है कि क्रोनोलॉजी का जो ताल्लुक है वो टाइम के साथ है, कि जो चीज़ जिस ऑर्डर में जो है वो हुई होती है उसी ऑर्डर में उसको रखा जाता है। यानी कि अगर कोई टाइम के हिसाब से कोई चीज़ पहले हुई है तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको पहले रखा जाएगा, और जो चीज़ टाइम के हिसाब से बाद में हुई है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से बाद में रखा जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो इसके की कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, आइडेंटिफिकेशन में आपके पर्सनल कुछ डिटेल्स हो सकती हैं, आपका नाम वगैरह या फादर नेम या आपका CNIC नंबर या कोई और ऐसी चीज़ जो कि आपको आइडेंटिफाई करवा सके। देन जॉब ऑब्जेक्टिव होगा आपका, फिर की अकॉम्प्लिशमेंट्स हो सकती हैं, एजुकेशन होगी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा, एफिलिएशंस या इंटरेस्ट होंगे और रेफरेंसेस, और फिर कुछ और चीज़ें भी इसमें आ सकती हैं। लेकिन इसमें इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखेंगे तब ये क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे बनेगा। अच्छा, फिर है फंक्शनल रिज्यूमे। फंक्शनल रिज्यूमे में हमारे पास क्या चीज़ें हो सकती हैं कि शुड इंक्लूड पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस, देन ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइबिंग पोजीशन यू सीक, प्रोफाइल गिविंग समरी ऑफ योर टैलेंट एंड एक्सपीरियंस लिस्टिंग योर पोजीशन, एम्प्लॉयर एंड डेट्स, एजुकेशन डिटेल्स एंड ट्रेनिंग अंडरगॉन, लास्टली अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन रिसीव्ड। ये सारी चीज़ें आपके फंक्शनल रिज्यूमेज में आमतौर पर आती हैं। फिर इसमें कुछ प्लस माइनस भी हो सकती हैं, यानी कि क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे के बाद अगर हम फंक्शनल रिज्यूमे की बात करें तो फंक्शनल रिज्यूमे में आपकी पर्सनल डिटेल्स आ गई, ऑब्जेक्टिव आपका क्या है वो आ गया, और आपकी जो चैलेंज और एक्सपीरियंस की समरी आ गई, और एक्सपीरियंस में आपकी पोजीशन क्या है, एम्प्लॉयर कौन है और कब से कब तक आपका कहाँ का एक्सपीरियंस है वो आ जाएगा, और अगर आपने कोई ट्रेनिंग्स की हैं तो वो आ जाएंगी, और आखिर में आपके अवार्ड्स और रिकॉग्निशन आ जाएंगी। Then comes the third type of the resume, which is the combination resume or the combinational resume. The hybrid resume balances the functional and chronological approaches.
तो ये जो कॉम्बिनेशनल रेज्यूमे है ये एक हाइब्रिड रेज्यूमे है, और हाइब्रिड रेज्यूमे का मतलब आपको पता है कि मिक्सिंग होती है दो चीज़ों की। तो दो चीज़ें वो कौन सी हैं, एक उसमें फंक्शनल रेज्यूमे है और एक क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे है। यानी कि फंक्शनल और क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे को जब हम मिलाते हैं तो एक कॉम्बिनेशन रेज्यूमे बनता है जिसको हम हाइब्रिड रेज्यूमे कहते हैं। तो इट स्टार्ट्स विद स्किल्स, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि कॉम्बिनेशनल रेज्यूमे हमेशा स्टार्ट होता है आपकी स्किल्स, accomplishments and qualifications of the job applicant. Second page is reverse chronological ordering of your work experience. ठीक है, यानी कि जो सेकंड पहले पेज पे आपकी स्किल्स आ गई, अकॉम्प्लिशमेंट्स आ गई, क्वालिफिकेशंस आ गई, ठीक है, और सेकंड पेज पे आपकी रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग में वर्क एक्सपीरियंस आता है। यानी कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि जो सबसे बाद वाला है वो सबसे पहले आएगा, यानी कि जो आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस है वो पहले आएगा और आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे हो जाते जाएंगे, यानी कि पीछे हो जाते जाएंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि क्रोनोलॉजिकल का मतलब है जो पहले हो वो पहले आता है, जबकि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल में होगा कि जो सबसे बाद में यानी जो आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस है वो पहले आएगा। दिस फॉर्मेट अलाउज द ऑर्डर द रीडर सॉरी टू फर्स्ट मैच योर क्वालिफिकेशन अगेंस्ट जॉब ओपनिंग। इट शोकेसेस, यानी कि एक्सपीरियंस पहले रखने का मतलब ये होता है कि वो आपकी क्वालिफिकेशन बाद में आएगी, और क्वालिफिकेशन को छोड़ के बल्कि एक्सपीरियंस के हिसाब से वो आप कितनी जॉब के साथ मैच करना चाह रहे हैं। It showcases your work experiences in the most marketable fashion. It highlights your job skills and accomplishments. तो ये आपकी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं कॉम्बिनेशनल रेज्यूमे में, जो कि आपका एक्सपीरियंस होता है और आपकी जो स्किल्स हैं वो या जो अकम्पलिशमेंट्स हैं उनको देख के डिसाइड किया जाता है कि आप ये जॉब कर सकते हैं कॉम्बिनेशनल रेज्यूमे के। लेआउट ऑफ कॉम्बिनेशनल रेज्यूमे शुड इंक्लूड, इस तरह का कुछ लेआउट होता है। उसका पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई, एजुकेशन आ गई, ऑनर सर्टिफिकेशन, लाइसेंसेज हेल्ड आ गए, कैरियर स्किल्स या नॉलेज आ गई, कैरियर अचीवमेंट्स आ गई, और फिर आखिर में रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा। अच्छा जी, फिर चौथी टाइप है इसकी रेज्यूमेस की, दैट इज कॉल्ड करिकुलम वाइटाe, जो कि सीवी कहलाती है आमतौर पे, और यही वर्ड हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। रेज्यूमेस का वर्ड बहुत कम यूज़ होता है, आमतौर पे हम सीवी का वर्ड ही यूज़ कर देते हैं। तो सीवी जो है वो एक खास किस्म का रेज्यूमे है। उसमें क्या होता है हम देखते हैं, अ सीवी provides an overview of person's experience and other qualifications. It's typically used to screen applicants, often followed by an interview. An outline of a person's education and professional history. A CV is the most flexible and convenient way to make applications. It is an application form that is designed to bring out the essential information and personal qualities that the employer requires. यानी कि इसका कोई एक ख़ास किस्म का फॉर्मेट नहीं है, आप किसी भी फॉर्मेट के हिसाब से इसको तैयार कर सकते हैं एज़ पर द जॉब रिक्वायरमेंट, क्योंकि जब भी जॉब एडवर्टाइज की जाती है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसी को देख के उसी के हिसाब से अपना सीवी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं उनकी जॉब जो एम्प्लॉयर है आपका उसकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से। Looking for a highly challenging and dynamic work environment where I can transform my knowledge to valuable work experience and which can define my research managerial and learning skills. ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव्स की कुछ मिसालें यहाँ पे बताई हुई हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव इस तरह हो सकता है, या दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि to take a challenging position in an esteemed organization with devotion and determination, so that it can enhance my skills and knowledge in the best of interests of the organization and for my personal and professional growth. या फिर to obtain a meaningful and challenging position in a healthy, friendly and competitive atmosphere that enables me to learn and excel, believing that good team leadership and a hands-on approach to management brings increased standards of services. ये सारे के सारे आपके तीनों जो हैं ऑब्जेक्टिव्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि यहाँ पे लिख के दिखाई गई है एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन सीवी शुड इंक्लूड, उसमें क्या होगा वही चीज़ें हैं तकरीबन, पर्सनल डिटेल्स हैं, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, इंटरेस्ट और अचीवमेंट्स हैं, स्किल्स हैं और रेफरेंसेस हैं जो कि सीवी में होने चाहिए। फिर आती है जी फिफ्थ टाइप जो कि है ऑनलाइन रेज्यूमे। ऑनलाइन रेज्यूमे के बेनिफिट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। यू कैन सबमिट योर रेज्यूमे ऑन एनी ऑनलाइन जॉब पोर्टल वेबसाइट which will manage your resume and make it visible to employers. You can update your resume online anytime and anywhere. Add your resume page address into your email signature. Attach files such as certificates, Word documents, PDF, and database. Add up to 5 different photos. Very easy to use and it is free. आमतौर पे कुछ जगह पे जहाँ ऑनलाइन अप्लाई करना होता है वहाँ पे
ऑनलाइन ही रेज्यूमे बनवाए जाते हैं और उस ऑनलाइन रेज्यूमे को आप बना के फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो एक ऑनलाइन रेज्यूमे बनाने का काफ़ी फ़ायदा होता है। अच्छा जी, फिर टाइप्स बताई गई हैं ऑनलाइन रेज्यूमेस की, वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियर चेंज रेज्यूमे, एंट्री लेवल एक्सपीरियंस रेज्यूमे, पब्लिक इंफॉर्मेशन डायरेक्टर रेज्यूमे, क्वालिटी रिव्यू ऑडिटर रेज्यूमे, राइटर रेज्यूमे, डिस्पैचर रेज्यूमे। ये डिफरेंट टाइप के फील्ड्स के लोगों के जो है वो ऑनलाइन रेज्यूमेस की टाइप्स बताई गई हैं, यानी कि डिफरेंट लोगों के रेज्यूमेस हो सकते हैं ऑनलाइन रेज्यूमेस। अच्छा, फिर रेज्यूमे राइटिंग टिप्स, यानी कि अभी तक तो हमने ये देखा कि रेज्यूमे होता क्या है और उसका पर्पस क्या होता है, और फिर हमने रेज्यूमेस की काफ़ी सारी टाइप्स देखी। अब हम ये देखते हैं कि रेज्यूमे असल में लिखा कैसे जाता है और उसकी टिप्स क्या होती हैं। सो लिस्ट योर टेक्निकल नॉलेज फर्स्ट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। सबसे पहले आपने अपने टेक्निकल नॉलेज को रखना है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। लिस्ट योर क्वालिफिकेशन इन ऑर्डर ऑफ रेलेवेंस फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट, यानी कि एक जॉब के हिसाब से अगर एक आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है तो उसको आपने सबसे ऊपर रखना है, और आहिस्ता आहिस्ता जो कम रेलिवेंट है उनको नीचे रखते जाए। यानी कि हो सकता है कि हर जॉब की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो, उस हिसाब से आपकी ये प्रेफरेंसेस भी क्वालिफिकेशंस की वो चेंज होती जाएंगी। सो क्वान्टिफाई योर एक्सपीरियंस वेयर एवर पॉसिबल, अपने बढ़ा के बताना होगा एक्सपीरियंस को। बिगिन सेंटेंसेस विद एक्शन वर्ब्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाईलाइट ऑल ऑफ योर स्ट्रेंथ्स, बी कंसाइज रेज्यूमे रिफ्लेक्टिंग 5 years और लेस एक्सपीरियंस शुड फिट ऑन 1 page। यानी कि अगर आपको 5 साल या उससे कम का एक्सपीरियंस है तो आपका रेज्यूमे एक पेज पे आ जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप 2 3 4 पेजेस में उसको लिखें और वो नीडलेस होगा। So omit needless items. Have a trusted friend review your resume. Proofread. Be sure to catch all spelling errors, grammatical weaknesses. तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि resumes लिखते हुए आपके जहन में होनी चाहिए। स्टेप्स क्या हो सकते हैं रिज्यूमे राइटिंग में? फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट योर एक्टिविटीज, राइट अबाउट एक्टिविटीज, पिक आइटम्स टू हाईलाइट, क्रिएट रिज्यूमे sections, format your resume, then study resume examples. So a well-designed resume does a number of things. First of all, paints a positive and factual picture of you, sets a positive tone for the interview, guides the interviewer in what to ask, influences others to approve the hiring. जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि रेज्यूमे लिखने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपको इंटरव्यू की कॉल रिसीव हो सके, और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं आमतौर पर तो आपका रेज्यूमे वहाँ पे इंटरव्यूअर के सामने मौजूद होता है और उसी को देख के वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जो है वो जानता है और उसी से रिलेटेड आपसे सवाल किए जाते हैं। तो इस वजह से आपने अपना रिज्यूमे इस तरह तैयार करना है, उन स्किल्स के बारे में लिखना होगा या उन एक्सपीरियंस के बारे में जो उस जॉब से ज़्यादा रेलिवेंट हो, और उन्हीं के बारे में आप अच्छी तरह से तैयारी करके जाएंगे। सो देन 10 स्टेप्स टू अ गुड रेज्यूमे। अब यहाँ पे बताए गए हैं 10 स्टेप्स हैं जिनके जिनके जरिए से आप एक अच्छा रेज्यूमे तैयार कर सकते हैं। चूज अ जॉब टारगेट ऑल्सो कॉल्ड अ जॉब ऑब्जेक्टिव एंड एक्चुअल जॉब टाइटल वर्क्स बेस्ट। यानी कि आप अगर किसी भी जॉब को टारगेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब की टाइटल को टारगेट करना चाहते हैं तो उस हिसाब से अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। अगर आप एक जो है ना वो आप कहने के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के हिसाब से जॉब टारगेट करना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से बनाएंगे। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के हिसाब से करना चाहते हैं तो उस हिसाब से बनाएंगे। जो भी जॉब टाइटल होगा उसके हिसाब से आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। फाइंड आउट व्हाट स्किल्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू डू दैट टारगेट जॉब। अब आपने ये देखना होगा कि उस टारगेट जॉब को अचीव करने के लिए आपको क्या स्किल्स नॉलेज और एक्सपीरियंस चाहिए होगा, उस हिसाब से अपने आपको ट्रेन करना होगा। Make a list of your 3 or 4 strongest skills, abilities, knowledge that make you a good candidate for the target job. For each key skill, think of several accomplishments from your past work history that illustrate that skill. Describe each accomplishment in a simple action statement that emphasizes results. तो सबसे पहले यानी आपने एक जॉब टाइटल को टारगेट कर लिया, उस जॉब टाइटल के हिसाब से आपने अपना जॉब ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने कुछ स्किल्स नॉलेज एक्सपीरियंस डिफाइन कर दी, और फिर आपने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स को एबिलिटीज़ को देखते हुए उन जो आपकी टास्क से जो आपके टारगेट्स थे उनको अचीव करने के लिए आपने वहाँ पे एलेबोरेट कर दिया अपने वर्ड्स के अंदर। मेक अ लिस्ट ऑफ द प्राइमरी जॉब्स यू हैव हेल्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इंक्लूड अनपेड वर्क दैट फिल्स द गैप। और अगर आप समझते हैं कि आपके जॉब एक्सपीरियंस के दौरान कहीं गैप आता है तो आप जो आपके अनपेड जॉब्स हैं या कोई इंटर्नशिप टाइप चीज़ें हैं वो भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, यानी कि जो आपके सबसे पहली टास्क होगा वो सबसे पहले आएगा टाइम के हिसाब से। सो मेक अ लिस्ट ऑफ योर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दैट इज रिलेटेड टू द जॉब,
न्यू जॉब यू वांट, चूज अ रिज्यूमे फॉर्मेट दैट फिट्स योर सिचुएशन, आइदर क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल। अब ये आपने डिसाइड करना होगा कि आप जिस जॉब को टारगेट करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से आपको क्रोनोलॉजिकल डाटा रिज्यूमे बनाना चाहिए या फंक्शनल रिज्यूमे बनाना चाहिए या फिर एक कॉम्बिनेशन रिज्यूमे जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. So arrange your action statements on your resume according to the format you choose. Summarize your key point at or near the top of your resume in about 5 short lines. और वो आपकी जो है की पॉइंट्स बन जाएंगे वहाँ पे. अच्छा जी, फिर ये जो हमने स्टेप्स की बात की थी शुरू अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ स्टेप्स हैं जिसको चूज करके आप जो भी हमने इनके टाइटल्स बताए थे ये वाले स्टेप्स थे यहाँ पे हमारे पास ये स्टेप्स थे. अब हम देखेंगे इन स्टेप्स को हम आगे जो है एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं. अच्छा जी, स्टेप 1 इज चूज अ जॉब टारगेट. ये टारगेट जॉब तो फोकस क्या होगा उसमें. पीपल हु हैव द हार्डेस्ट टाइम फाइंडिंग अ जॉब are often the ones who insist on writing a generic resume that lists everything ever did. तो यानी कि आम तौर पे आपने अपने रेज्यूमे को जेनेरिक नहीं बनाना होता बल्कि आपने ख़ास जॉब को टारगेट करके उसके लिए रेज्यूमे बनाना होता है. तो और इसके लिए फिर ये भी हो सकता है कि आपको हर जॉब के लिए एक अलग से रेज्यूमे बनाना पड़े तो उसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. जबकि आप हर जॉब के लिए अगर एक जेनेरिक रेज्यूमे बनाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है. So they hope some employer will figure out what job will fit them. And employers want to that they are looking for people who know what they want. तो आपने उनकी जॉब टारगेट जॉब एक खास जॉब को टारगेट करके उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फिर अपना जो है वो रेज्यूमे तैयार करना होता है. तो ना कि एक जेनेरिक रेज्यूमे आपको बल्कि एक स्पेसिफिक रेज्यूमे तैयार करना होता है. स्टेप 2, फाइंड आउट व्हाट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड. यानी कि आपने एक जॉब को टारगेट कर लिया, एक टाइटल को टारगेट कर लिया, एक जॉब टाइटल को. अब आपने उस जॉब टाइटल या जॉब टारगेट जॉब के हिसाब से ये सोचना है कि वो कौन सी स्किल्स या एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आपको चाहिए होंगी उस जॉब को अचीव करने के लिए जो कि आप सीख कर रहे हैं. Find that information in job ads, in employers' job descriptions, or from someone working in that field. ये आपको different sources बता दिए गए कि आप जॉब की एड्स आते हैं उससे देख सकते हैं, एम्प्लॉयर की जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि वेबसाइट वगैरह से देख सकते हैं, और किसी ऐसा बंदा जो कि उस फील्ड में काम कर रहा है उससे भी आप पूछ सकते हैं. सो इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूइंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट स्किल्स द जॉब रिक्वायर्स. विजिट समवन हु डज दैट काइंड ऑफ वर्क एंड आस्क देम टू टेल यू अबाउट इट. तो ये भी आप करके देख सकते हैं. And step 3 is list your strongest skills. आपकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं उनको आपने टारगेट करना है. फॉर एग्जांपल एग्जांपल्स टेकन फ्रॉम द रिज्यूमेस. टारगेट जॉब अगर आपने की है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की तो आपकी रेलेवेंट स्किल्स क्या हो सकती हैं. वर्बल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स और कस्टमर केयर स्किल्स. ठीक है. इसी तरह अगर आपकी टारगेट जॉब है डिपार्टमेंट मैनेजर तो आपकी रेलेवेंट स्किल्स क्या हो सकती हैं. पर्सनल मैनेजमेंट, बजटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, सुपरविजन एंड ट्रेनिंग. यानी कि टारगेट जॉब के हिसाब से आपने अपनी रेलेवेंट स्किल्स को मेंशन करना होगा रिज्यूमे के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी, सिर्फ वही मेंशन करेंगे आप. स्टेप 4 अकॉम्प्लिशमेंट्स. आपने अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स को जो है ना वो वहाँ पे मेंशन करना है. एग्जांपल्स टेकन फ्रॉम रिज्यूमेस. फॉर एग्जांपल अगर आपका जॉब ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रॉनिक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, तो आपकी अकॉम्प्लिशमेंट्स में क्या हो सकता है. फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे जॉब की है डायरेक्ट सेल्स एंड प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन की और आपका आपकी अकॉम्प्लिशमेंट में आ रही है तो आप अपने जो है ना वो जॉब की डिस्क्रिप्शन पुरानी जॉब की डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं. सेट सेल्स रिकॉर्ड फॉर 3 कंसेक्टिव मंथ्स. यानी कि आप पहले जा रहे हैं वहाँ पे आपने सेल्स रिकॉर्ड को 3 कंसेक्टिव मंथ्स तक अचीव किया या नए रिकॉर्ड सेट किए या एक्सीडेड कोटाज एंड इंक्रीज सेल्स इन लार्जेस्ट टेरिटरी. ये आपकी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं. या फिर अगर आपकी जॉब का अगर आपका जॉब ऑब्जेक्टिव है मर्चेंडाइजिंग डिस्प्ले तो आपकी अकॉम्प्लिशमेंट्स क्या हो सकती हैं. सेटअप इफेक्टिव रिटेल डिस्प्लेस ऑफ बेवरेजेस इन सुपरमार्केट्स एंड पैकेज स्टोर्स, इन्वेंटरीड एंड रीऑर्डर्ड डिस्प्ले मटेरियल्स. तो आपकी जिस हिसाब का भी आपका जॉब ऑब्जेक्टिव है या टाइटल है जॉब का उस हिसाब से आपकी अकॉम्प्लिशमेंट्स आपके रेज्यूमे के अंदर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए. ये स्टेप 4 है अकॉम्प्लिशमेंट्स का. देन स्टेप 5 इज राइट एक्शन स्टेटमेंट्स. जो कहा था कि एक्शन वर्ब्स आपने यूज करने हैं. तो एक्शन वर्ब्स क्या हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल पहला है थिंक अबाउट व्हाट प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स इन योर वर्क प्लेस. यानी कि अगर आप कहीं नई जगह जॉब करना चाह रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप पिछली जगह क्यों छोड़ना चाह रहे हैं. ठीक है, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के दौरान और वो आपको पता होना चाहिए. व्हाट एक्शन डिड यू टेक टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम.
और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे आपने क्या काम किया वो आपको पता होना चाहिए। व्हाट वर द बेनिफिशियल रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शन, और फिर आपकी एक्शंस के क्या फ़ायदे हुए वहाँ पे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि हर प्रॉब्लम के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपने वहाँ पे क्या एक्शन किया और उसका क्या फ़ायदा हुआ। यानी कि प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन और उसके बेनिफिट्स, ये 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ये आपके एक्शन स्टेटमेंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स ऑफ अकम्पलिशमेंट्स रिटन एज एक्शन स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे भी इस स्लाइड में भी अकम्पलिशमेंट्स के बारे में बताया गया है, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से बताया गया है। एक्शन स्टेटमेंट्स के बारे में के जरिए से बताया गया, और एक्शन स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि आपने जो काम किया है, एक्शन आपका उस हिसाब से बताया गया। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज्ड अकाउंट बेस बाय 50% एट 2 लोकेशंस। अब यहाँ पे क्लियर कट आपकी अकॉम्प्लिशमेंट भी आ रही है और आपके एक्शन के जरिए से आ रही है। Then developed friendly, supportive relationships with coffee shop customers, building a loyal base of repeat customers. ये भी accomplishment आ रही है। Advised, अब ये जो पहला सेंटेंस है इसमें जो आपका एक्शन वर्ब है, ये पूरी एक एक्शन स्टेटमेंट है, और इस पूरी एक्शन स्टेटमेंट में जो आपका एक्शन वर्ब है वो है इंक्रीज्ड। इसी तरह जो दूसरा स्टेटमेंट है इसके अंदर पूरा एक्शन स्टेटमेंट है, इसके अंदर जो एक्शन वर्ब है दैट इज डेवलप्ड। इसी तरह जो थर्ड है उसमें एडवाइज्ड है, सॉरी इसमें जो है थर्ड है एडवाइज है, देन डिजाइन्ड है, फिर असेंबल्ड है, फिर डेवलप्ड है और फिर ट्रांसफॉर्म्ड है। अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 7 सेंटेंसेस हैं, और सातों के सातों जो हैं वो एक एक्शन स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सातों एक्शन स्टेटमेंट्स के अंदर एक एक एक्शन वर्ब यूज किया गया है। और एक्शन वर्ब का मतलब ये है कि आपका जो सेंटेंस होगा वो एक्शन वर्ब से स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं सारे सेंटेंसेस के अंदर जो स्टार्टिंग वर्ड आ रहा है वो आपका एक्शन वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, एडवाइज्ड कॉलर्स ऑन हाउ टू मेक कनेक्शंस, डिजाइन एंड प्रेजेंटेड, इसमें प्रेजेंटेड भी आपका एक्शन वर्ड है। आवरली लॉन्ग वीकली ओरिएंटेशन प्रोग्राम, डबल्ड मेंबरशिप, assembled materials and reports, इसमें assembled है। developed greatly improved billing system, saving time, इसमें developed है। transformed a disorganized warehouse into a smooth running organization, saved $250,000 in recovered stock। तो ये आपके सारे के सारे एक्शन वर्ब्स हैं जिनके ज़रिए से आप एक एक्शन स्टेटमेंट बना रहे हैं, और इसके अंदर आपने अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स को एक्शन स्टेटमेंट्स के ज़रिए से एक्सप्लेन किया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। Then comes the step 6, that is list past jobs। आप जो previous experiences हैं उसको आपने लिस्ट करना होगा अपनी past jobs को। तो कैसे करेंगे? list your most recent job first, then your earlier jobs। तो ये आपका रिवर्स chronological order होगा, सबसे पहले आपकी recent job आएगी और फिर आपकी नीचे जाते जाते earlier jobs आती जाएंगी। Include all jobs if you are young and have very little work experience। Include all jobs that show experience related to your job objective। Include unpaid work if it helps to prove you have skills and experience or it fills in a gap। सिर्फ अगर आप समझते हैं कि आपके कहीं पे गैप है उसको फिल करने के लिए आप अपने जो है वो अनपेड एक्सपीरियंस को या इंटर्नशिप वगैरह टाइप के एक्सपीरियंस को भी शो कर सकते हैं। omit jobs that were very brief unless they are needed to show how you develop your skills or to fill in a skimpy work history। यानी कि आपने कभी भी ब्रीफ जॉब्स को मेंशन नहीं करना अनलेस और अनटिल वहाँ पे अगर आपने कोई नई स्किल्स हासिल की है तो तब आप मेंशन कर सकते हैं, या कोई आप ऐसे वर्क गैप को फिल करना चाहते हैं उसके लिए आप कर सकते हैं। सिर्फ इन दो वजूहत की बेस पे आप एक ब्रीफ वर्क एक्सपीरियंस को मेंशन कर सकते हैं, वरना उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। अच्छा जी, उसके बाद राउंड ऑल एम्प्लॉयमेंट डेट्स टू ईयर्स। आमतौर पे हम उसको ईयर्स में राउंड कर देते हैं। एलिमिनेट द अर्लीस्ट जॉब्स, गो बैक ऑन 10 to 15 ईयर्स। अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और आपका जो रिज्यूम है वो बहुत लेंथी हो रहा है तो उसके लिए आप एक टाइम फ्रेम को मेंशन कर सकते हैं, उस टाइम फ्रेम से ज़्यादा पीछे आप नहीं जाएंगे। If you did roughly the same kind of odd job repeatedly, you could create your own job title as and call yourself self-employed। ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपने एक ही काम बहुत ज़्यादा किया है तो आप इस तरह का भी काम करके सेल्फ एम्प्लॉयड शो कर सकते हैं खुद को, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए सिर्फ। इफ़ यू हैव वर्क विद अ लॉट ऑफ स्टाफिंग सर्विसेज, हियर्स हाउ टू हैंडल दैट gracefully। List the agency as the employer and pick one job title that covers most of the temporary work, then list the specific assignments, accomplishments and the experience gained। तो ये आमतौर पे बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि आप जो है वो टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते रहें तो उसको आप इस तरह मेंशन कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के अंदर। हाँ, इफ़ यू आर करंटली अनएम्प्लॉयड,
तो फिर मसला होता है, उसको कैसे कवर करेंगे? इट वुड हेल्प अ लॉट to find an immediate short-term opportunity to get some unpaid volunteer work experience, preferably in your line of work, and put that on your resume now. This will look better than being unemployed. Don't use the word volunteer, rename the category work history. तो आप volunteer work को वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वॉलंटियर का वर्ड यूज़ किए बगैर उसको वर्क हिस्ट्री के तौर पे लिख सकते हैं, ताकि आप अपने आप को अनएम्प्लॉयड वहाँ पे शो ना कर सकें, ना करें। अच्छा जी, then if you have gaps in your work experience, tell what you are doing as gracefully as possible rather than leave a gap. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल 2007 से 9 तक आप फुल टाइम पेरेंट रहे, 9 से 11 तक मैटरनिटी लीव एंड फैमिली मैनेजमेंट, 2011 से 13 में फुल टाइम स्टूडेंट। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने गैप्स को फिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स का मेंशन कर सकते हैं, आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का मेंशन कर सकते हैं, अनपेड एक्टिविटीज़ का मेंशन कर सकते हैं, आप किसी भी किस्म के पर्सनल एक्सपीरियंस को मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जस्ट टू फिल द गैप। स्टेप 7, लिस्ट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई आपकी, ट्रेनिंग और एजुकेशन। ओमिट हाई स्कूल इफ यू हैव एकेडमिक क्रेडेंशियल्स फ्रॉम कॉलेज। ठीक है, मेंशन योर कॉलेज वर्क इवन इफ यू डोंट प्लान टू गेट डिग्री। तो ये होगा, omit this section if you have no training, no college experience and no courses to list that are in any way related to your new job goal. If you completed a training class, list the certificate you earned. If you only have completed part of the training, list every course you took that is directly related to your current job target. तो अपनी ट्रेनिंग्स और यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। 8th step is choose a format. अब आपने देखना है कि आप कौन सा फॉर्मेट जो है CV रेज्यूमे का वो जो है वो को सूट करता है, क्रोनोलॉजिकल है, कॉम्बिनेशनल है, या ऑक्यूपेशनल है, या CV है, या ऑनलाइन है, कौन सा टाइप हो सकती है। चूज क्रोनोलॉजिकल इफ यू आर स्टेइंग इन द सेम फील्ड एंड यू हैव एन अनब्रोकन एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। तो अगर आप सेम फील्ड में हैं तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करें। Chronological means your work experience is arranged in order by dates of the jobs you have held with the most recent first. This one places more emphasis on your job titles. तो ये आपका chronological order होगा। Choose a format. तो format में हमारे पास different formats हमने देखे हैं। तो chronological means your work experience is arranged in order by dates of the jobs you have held with the most recent first. This one places more emphasis on your job titles. Or functional means your work experience is described by emphasizing the skills involved. Put the descriptive details into skill group paragraphs. यानी कि अगर chronological है तो आप टाइम के हिसाब से चलेंगे, और अगर फंक्शनल है तो आप अपनी स्किल्स के हिसाब से चलेंगे। तो क्रोनोलॉजिकल तो हमने पहले भी देख चुके हैं एग्जांपल्स। अगर हम बात करें फंक्शनल की तो आप रेलिवेंट स्किल्स के हिसाब से ये हो सकता है, आप अपने पैराग्राफ्स अलग-अलग बनाएंगे, यानी कि एक स्किल देखेंगे उसके हिसाब से अपनी लाइन स्टेटमेंट्स लिखेंगे, दूसरी स्किल्स लिखेंगे सेट, और उसके हिसाब से अपनी जो है आगे उसके डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, स्किल सेट के हिसाब से आप चलेंगे। स्टेप 9 इज अरेंज योर एक्शन स्टेटमेंट्स। जो हमने पहले भी देखा कि आप एक्शन स्टेटमेंट्स लिखेंगे और उसमें आप एक्शन वर्ब्स यूज करेंगे। इफ यू चूज अ क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट, place each action statement under the appropriate job title where the action happened. यानी कि क्योंकि अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं तो आप अपने टाइम के हिसाब से चल रहे होंगे, जॉब टाइटल के हिसाब से, तो उसमें आपने हर एक जॉब टाइटल के अंदर एक अलग एक्शन स्टेटमेंट लिखनी होगी और उसमें एक अलग एक्शन वर्ब यूज करेंगे। If you choose a functional format, place each action statement under a skill category. तो और अगर आप फंक्शनल फॉर्मेट यूज करें तो स्किल कैटेगरी को देखेंगे, यानी कि फंक्शनल रेज्यूमे के अंदर आप स्किल कैटेगरी को देखेंगे और क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट के अंदर रेज्यूमे के अंदर आप जो है एक जॉब टाइटल की कैटेगरी को देखेंगे। स्टेप 10, समराइज योर की पॉइंट्स एट द टॉप. Keep each summary statement to one line. Include key points that a new employer will need to know and those that will make you look attractive and qualified for the new job. यानी कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपने अपने समरी पॉइंट्स या की पॉइंट्स तैयार करने होंगे जो कि सबसे ऊपर लिखे जाएंगे और आपका जो एम्प्लॉयर है वो सबसे पहले होने पड़ेगा। तो इसलिए ये आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
For example, how much experience in this line of work, training or education in this line of work, a special accomplishment or recognition, your key skills, talent, special knowledge, something about your attitude or work ethics। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपकी की पॉइंट्स के अंदर आ सकती हैं और ये सीवी के या रिज्यूमे के सबसे ऊपर होंगी, जिसको सबसे पहले एम्प्लॉयर पढ़ेगा, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होंगी आपकी रिज्यूमे में। सो रिमाइंडर्स में क्या हो सकता है कि आपने अपने सीवी को जब बना लेना है पूरे तरीके से कोई भी फॉर्मेट फॉलो करते हुए, तो आपने उसको प्रूफ रीड करना है कि उसमें किसी किस्म की पंक्चुएशन की या ग्रामर की मिस्टेक्स तो नहीं है, या स्पेलिंग की मिस्टेक्स तो नहीं है, या किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे को दिखा के आपने उससे उसमें जो है वो गलतियाँ जो हैं वो मेंशन करवानी और उसको रिवाइज करना होगा उस हिसाब से। ये रेफरेंसेस हैं जो कि इस लेक्चर के लिए यूज़ हुए हैं। और अभी हम जो है इसी लेक्चर के साथ हमने कुछ जो है एक फोल्डर अपलोड किया है, उस फोल्डर के अंदर डिफरेंट प्रोफेशनल्स के रेज्यूमेस जो हैं वो अटैच्ड हैं, तो एग्जांपल के तौर पर आप उन्हें देख सकते हैं। तो इस वीक के अंदर हमने कवर लेटर राइटिंग और रेज्यूमे राइटिंग के बारे में सीखा है, और इसी वीक के अंदर हम वीक वाले फोल्डर में मैंने 2 फोल्डर जो हैं वो अटैच किए हैं, जिसमें एक फोल्डर में डिफरेंट प्रोफेशनल्स के लिखे हुए कवर लेटर्स हैं रेफरेंस के तौर पे आप लोगों के लिए, और दूसरे फोल्डर में बहुत सारे प्रोफेशनल के सीवीज हैं या रेज्यूमेज हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो भी आपके रेफरेंस के लिए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।